नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका व प्रांतीय इंडिया पत्रिका की प्रबंध संपादक। तो मुझे जो है ये प्रांतीय इंडिया की तरफ से भेंट स्वरूप पत्रिका का पार्सल प्राप्त हुआ और इसमें नीचे इसका टैग भी लगा हुआ है प्रांतीय इंडिया। और ये सप्रेम भेंट है जो कि प्रधान संपादक आदित्य कुमार भैया जी की तरफ से है। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसे खोल के देखते हैं। ये पत्रिका प्रांतीय इंडिया पत्रिका, ये इसका अप्रैल अंक है। तो ये प्रकाशित होकर मेरे पास आ चुकी है। इसका जो कवर पेज है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक है और बैक कवर भी इसका बहुत सुंदर है। तो इस पत्रिका के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये बनारस से अनवरत प्रकाशित होने वाली क्रांति इंडिया पत्रिका है जो हिंदी साहित्य और हिंदी संस्कृति को समर्पित है और एक जीवंत मंच है जो हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की समृद्धि को प्रदर्शित करता है और युवा पीढ़ी को इसके प्रति गहरी जागरूकता और प्रेम को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और इस पत्रिका का जो सफल संपादन हुआ है तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो इसके प्रधान संपादक हैं आदित्य कुमार प्रसाद भैया जी और विशेष संपादक विनोद प्रसाद भैया जी और बाकी सारी टीम को और जो इसका आवरण सौरभ कुमार जी ने किया है, तो उन सभी को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस पत्रिका का सफल संपादन हो सका और सबके हाथ में आज ये पत्रिका उपलब्ध है जो कि बहुत ही सुंदर है। और मतलब इसमें इतनी सारी ज्ञानवर्धक और उपयोगी और लाभदायक बातें लिखी हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे लेख, कविताएं सब इसमें हैं। और इस पत्रिका को प्रकाशित करने का जो हमारा मिशन है वो है हिंदी साहित्य के विविध पहलुओं को उजागर करना और सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक योगदान देना, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक उत्थान हो सके। और जो इस पत्रिका का मुख्य कार्यालय है उसके बारे में मैं बताऊँ तो वो पुरानी बाजार भगोड़ा सिवान बिहार में है और इसका जो संपादकीय कार्यालय है वो ईश्वर गंगी वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और इस पत्रिका में संपादक आदित्य कुमार भैया ने जो मैसेज दिया है मैं वो भी आप लोग से साझा करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छा और सुंदर मैसेज दिया है। तो उन्होंने मैसेज में लिखा है कि साहित्य युवाओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और अनुभव करने का विशेष अवसर प्रदान करता है और ये उन्हें नई दिशा में और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेरित करता है और युवाओं को ज्ञान और समझ प्रदान करता है और विचारों का विकास करके सहानुभूति और संवेदनशीलता की भावना को विकसित करने में मदद करता है। तो इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ कि जब भी हम साहित्य लिखते हैं तो साहित्य लिखते लिखते हमें विचारशीलता पर अपने आप ही हमारे मन में आने लगती है और हम अपने आसपास की चीज़ों को समझने लगते हैं और बहुत सारी उलझनें जो हमारी होती हैं जो समस्या होती है हम समझ नहीं पाते, वो सब धीरे धीरे लिखते लिखते वो सुलझने लगती है, विचार करते करते उसका हमें हल मिल जाता है। तो जिन लोगों को अपनी बातों को व्यक्त करने में भी दिक्कत होती है या शब्द नहीं मिलते हैं पर्याप्त, तो मुझे लगता है कि अगर वो लोग भी साहित्य सेवा करें, मतलब कि ऐसे ही अपने विचारों को लिखें, तो लिखते लिखते क्या होता है कि उनका शब्द भंडार बढ़ने लगता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उनकी जो समस्या होती है उसका भी उन्हें निजात मिलने लगता है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई साहित्य पढ़ा हुआ हो तभी वो साहित्य के क्षेत्र में आ सकता है। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर किसी और प्रोफेशन में है, वो भी साहित्य लिख सकता है। अपने मन के विचारों को लिखना ही तो साहित्य होता है। समाज में जो घटना घट रही है जब हम उसे देखते हैं तो हमारे मन में जो भाव आते हैं, जो विचार आते हैं, बस उन्हें लिखना ही एक तरह से कह सकते हैं साहित्य है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग जो है हिंदी साहित्य को बढ़ावा, मतलब कि जो हिंदी के क्षेत्र में नहीं है, दूसरे क्षेत्र में वो हिंदी को बढ़ावा नहीं दे सकते, ऐसा भी कोई बात नहीं है। तो आप अपनी रचनाएँ लिख सकते हैं और प्रकाशित भी कर सकते हैं, अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं। और इस पत्रिका में इतनी अच्छी-अच्छी रचनाएँ और कविताएँ हैं कि कुछ कविताएँ तो मेरे दिल को छू गईं और कुछ रचनाएँ इतनी ज़्यादा ही अच्छी और ज्ञानवर्धक थीं। जैसे मैं कुछ रचनाकारों के नाम लेना चाहूँगी जिनकी रचनाएँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थीं। तो एक तो मुझे कन्या पूजन अर्चना त्यागी जी की रचना है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और साथ में एक ये जो रचना है देहाती कहीं के, ये दिलीप कुमार जी की देहाती कहीं के रचना थी, ये मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। ऐसा लगा पढ़ के जैसे हम अपने उसी गाँव को जी रहे हैं और मतलब आज के, और उसमें जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, कहते हैं कि उनकी जो लोकल भाषा होती है, गाँव की भाषा होती है, उसका प्रयोग किया है, उसने रचना में 4 चाँद लगा दिए हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छी-अच्छी, सुंदर-सुंदर रचनाएँ हैं और जो रचना मैं बता रही थी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, एक तो इसपे स्लो पॉइज़न के बारे में बताया गया है। डॉक्टर प्रीतम जी
ने इसे लिखी है। इन्होंने हमारे देश में जो प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है, हर चीज़ में मिलावट हो रही है, यहाँ तक कि जो प्राकृतिक रूप से सब्जियाँ पकाई जाती हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें भी मिलावट हो रही है, जिसका सेवन हम करते ही करते हैं। और धीरे-धीरे क्या होता है कि इससे हमें नुकसान होने लगता है। धीरे-धीरे ये हमारे शरीर में ज़हर का काम करती हैं, और जब हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो डॉक्टर के द्वारा नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं, उससे इंसान ठीक होने की बजाय और ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को नज़र मतलब कि बंद कर देना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही हो सके, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। और एक कहानी है देहाती कहानी, मतलब देहाती कहीं के, और इसे लिखा है दिलीप कुमार जी ने, जो कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश से हैं। ये वाली कहानी मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और पढ़ के एकदम मेरे दिल को छू गई। इस कहानी के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देती हूँ, आपको भी पसंद आएगी। तो ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो दिल्ली में रहता है, अपने गाँव को छोड़कर दिल्ली में बस गया था, लेकिन जो दिल्ली की हवा बहुत जहरीली बन चुकी है इस समय, तो वहाँ रहते रहते उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और जब वो डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम या तो किसी पहाड़ वाली जगह पे चले जाओ, या फिर कहीं ऐसी जगह गाँव वगैरह चले जाओ जहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हों और प्रदूषण कम हो, तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अ, तो जो है तुम्हारी ये खाँसी जो है वो ठीक हो जाएगी। तो पहले वो सोचता है कि मैं दिल्ली में ही कहीं पहाड़ी इलाके में कहीं घर ले लेता हूँ, वहीं रहता हूँ। लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा किराया रहता है कि उसके लिए उतना पैसा अफ़ोर्ड करना ईज़ी नहीं होता। तो वो सोचता है कि गाँव ही चला जाता हूँ, वहाँ ज़्यादा ठीक रहेगा, मैं ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो वो अपने घर से निकल के और गाँव जाने लगता है। और जहाँ पे वो रहता भी था, मतलब दिल्ली में भी जहाँ वो इंसान रहता था, वो भी एक गाँव की तरह ही था, कह सकते हैं कि वो दिल्ली का गाँव था। और फिर वो अपने वहाँ से निकल के अपने गाँव के लिए निकलता है, ट्रेन पे बैठता है, तो उसे जो है एक शायरी याद आती है कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास ना आए, कि कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे कम रास आए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। फिर जब वो वहाँ से निकल के अपने गाँव पहुँचता है, तो गाँव में उन्हें जो है रामजस काका, जो कि उसके ही बराबर के थे लेकिन रिश्ते में काका लगते थे, वो मिलते थे। तो जब काका के साथ पहले जो उसके काका थे वो पहले ग्राम प्रधान हुआ करते थे, और अभी प्रधानी हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लोग प्रधान कहा करते थे, या फिर उनके नाम के शॉर्ट फॉर्म से उन्हें बुलाते थे। तो राम काका उसे जो है मिलते हैं और उसे गाँव घुमाते हैं। तो गाँव घुमाते-घुमाते फिर वो उसे बहुत सारी ऐसी बातें बताते हैं कि मतलब जैसे तुम बाहर से आए हो, शहर से, दिल्ली से आए हो रहने यहाँ पे, तो तुम्हारे बारे में लोग अलग-अलग तरीके से क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें उसे बताना शुरू करते हैं। तो यही इसी चीज़ को उन्होंने जिस लोकल भाषा में लिखा है, वो बहुत ज़्यादा ही शानदार और अट्रैक्टिव था। जैसे राम काका उसे बताते हैं कि अगर कम उम्र में ही ठीक-ठाक कमा कर और लौट कर गाँव में पर्याप्त खर्चा करने वाले इंसान के बारे में आधा गाँव मान लेता है कि शहर में ज़रूर ये आदमी 2 नंबर का काम करता होगा, और अगर इस इंसान ने जल्दी शादी कर ली, तो गाँव में ये आम धारणा बन जाती है कि उस शख्स का बाहर कुछ इंटरकास्ट चक्कर चल रहा होगा, इसलिए घर वाले फटाफट शादी कर देते हैं उसकी। और ऐसे ही बहुत सारे, मतलब गाँव के लोग क्या सोचते हैं किसी इंसान के बारे में, शहर से आए इंसान के बारे में, तो उसे लोकल भाषा में बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है, बहुत ही पढ़ते-पढ़ते हँसी आ जाती है। और एक और लिखा है, एक और मैं पढ़ के बताती हूँ। जैसे अगर कोई शादी बिना दहेज का कर लिया हो, गाँव में अगर कोई शादी बिना दहेज का कर लिया हो, तो ज़्यादातर गाँव में कहेंगे कि लड़की प्रेग्नेंट थी, पहले से ही इज़्ज़त बचाने के चक्कर में लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दिए हैं लोग, ऐसी बातें। और लास्ट में जब वो जाता रहता है काका के साथ, तो उसको एक गाँव के ही मास्टर मिलते हैं। तो वो पूछते हैं कि अरे! ये जेंटलमैन कौन है? तो बताते हैं, ये जेंटलमैन नहीं, हमारे ही एक गाँव का एक है, हमारे ही गाँव के, उनका लड़का है, शहर से आया हुआ है यहाँ पे अपना हवा पानी बदलने के लिए। तो वो मास्टर जी उसके पास आते हैं और उसे जो है हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हाथ मिलाओ यंग मैन, आई एम वेरी मॉडर्न, पर तुम ठहरे देहाती कहीं के। और उनकी बात सुनकर तीनों हँसने लगते हैं। तो इसको मतलब मैंने शॉर्ट में बताया है, पर अगर कोई पूरा पढ़ेगा तो उसे बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये हमारी क्रांति इंडिया पत्रिका है, और मैं तो कहूँगी कि इसको आप सभी ज़रूर मँगाइए और पढ़िए। और इस हर माह ये प्रकाशित होती है, ये इसका अप्रैल अंक है, अभी इसके बाद मई अंक भी आएगा, फिर उसके बाद भी आएगा, और हर बार इसमें कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ, चुटकुले और कविताएँ, जो कि बहुत ही लाभदायक होती हैं, सब रहती हैं।